तो हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे छोटे भाई बहन अच्छे होंगे और अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यूस कर रखेंगे। तो आज की जो अपनी क्लास है वो स्टार्ट करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर बायोलॉजी की। जैसा कि 3 टॉपिक मैंने करवा दिए थे बहुत अच्छे से, और तीनों के मैंने कमेंट्स वगैरह चेक किए थे कि आपको सही से समझ में भी आ रहा है और आप पढ़ भी रहे हैं। आज अपन 4th टॉपिक की बात करते हैं। तो सबसे पहले माता सरस्वती को वंदन करते हैं और इनके आशीर्वाद से शुरू करते हैं। ठीक है, 4th टॉपिक जो आपका है इसमें बायोलॉजी का टॉपिक 4th इवोल्यूशन एंड ईजेनेसिस, जिसको हिंदी में अगर बात करें अपन जैव विकास व सृजन की। देखो बायो में टोटल जो आपके टॉपिक्स है समथिंग 12 के समथिंग टॉपिक है। उनमें से शुरू के 3 हमने कर लिए। कौन कौन से? बायोलॉजी में अपन पढ़ते क्या है, बायो का फुल मीनिंग क्या होता है? बायो प्लस लोगस। बायो का मतलब होता है एक जीव या लाइफ, लोगस का मतलब इसके बारे में, इससे रिलेटेड अपने को स्टडी करनी होती है इसके बारे में। तो बायोलॉजी में सबसे पहले अपन एक जीव के बारे में पढ़ेंगे। तो आपके जो 3 टॉपिक उनमें क्या पढ़ चुके हैं, जो नए व्यूवर्स हैं, नए बहन भाई हैं, उनको बता रहा हूँ मैं एक बार, जो पुराने उन्होंने देखा हुआ है। एक जीव के बारे में, लाइफ के बारे में आप क्या पढ़ सकते हो। तो आपके जो टॉपिक्स है उसमें पहला यही था कि इंट्रोडक्शन टू द लिविंग वर्ल्ड, जो सजीव जो विश्व है उसका आपने परिचय करवाना था कि कैसे क्या हुआ, इंट्रोडक्शन टू द लिविंग वर्ल्ड। सेकंड जो आपके टॉपिक था वो था डाइवर्सिटी एंड कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ। डाइवर्सिटी, विविधताएं, क्योंकि यहाँ पे अब जीव आ गए तो सब अलग अलग प्रकार के आएंगे। भाई जीव तो आपने लिविंग वर्ल्ड का इंट्रोडक्शन करवा दिया, उसमें अलग अलग प्रकार के आपने जीवों का इंट्रोडक्शन करा दिया, तो उनमें विविधताएं पाई जाएगी, डाइवर्सिटी, वो आपने बता दिया। फिर एक था कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ। कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ, जीवों के अंदर क्या क्या पहचान कैसे करोगी कि ये सजीव है या निर्जीव, उसके अंदर क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए, क्या लक्षण होने चाहिए, वो चीज़ हमने पढ़ दी। थर्ड जो टॉपिक था अपना ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवों के बारे में पढ़ लिया, जीव क्या है, जीवों के लक्षण क्या है, सजीव किसे कहेंगे, वो चीज़। उसके बाद था ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि जिंदगी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये जो अपनी धरती बनी वो कैसे बनी, ब्रह्मांड, इसके अलग अलग अपने सिद्धांत वगैरह थे, वो सारा हमने स्टडी कर लिया था। उसके बाद में कंटिन्यूस कर रहे थे उसी सीरीज को फ्री ऑफ कॉस्ट आपके अपने परिवार पे। तो वो है अपना 4th टॉपिक इवोल्यूशन एंड ईजेनेसिस, यूजेनेसिस जिसको बोलते हैं। तो इसको हिंदी में बोलते हैं जैव विकास व सृजन की। अब किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि जो शब्द अपना टॉपिक का जो टाइटल है उसका मीन क्या है, अर्थ क्या निकल रहा है। किसी चीज़ का अर्थ आपको पता है तब आप आगे स्टडी कर सकें। सबसे पहले इवोल्यूशन की बात करते हैं, इसको हिंदी में जैव विकास कहते हैं। तो शब्द से आपके समझ में आ रहा होगा इसका अर्थ। अगर अपन ले, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर सीधा शब्द से अपन अर्थ लेते हैं तो इसको अपन बोल सकते हैं विकास, किसी चीज का विकास, ठीक है, या उसको बोल सकते हैं क्रमागत विकास, क्रमागत विकास। सीधा समझे तो अपन बोल सकते हैं किसी भी चीज का स्टेप बाय स्टेप उसमें ग्रो होना या डेवलप होना, स्टेप बाय स्टेप। क्रमागत विकास को क्या कहोगे? स्टेप बाय स्टेप किसी चीज का बढ़ना, या फिर आप इसको बोल सकते हो ग्रोथ भी बोल सकते हो, वृद्धि भी बोल सकते हो, और वो एक क्रम के अंदर हो रही है उस वृद्धि को। ये तो हो गया शब्द का अर्थ। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि इवोल्यूशन या जैव विकास क्या होता है। जीवों में होने वाले क्रमिक विकास को ही जैव विकास कहते हैं। अब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पे जैव बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि प्लांट के बारे और किसी चीज के बारे में पढ़ेंगे, जीव के बारे में पढ़े ना। तो जीवों में होने वाला क्रमागत विकास ही क्या कहलाएगा? जैव विकास कहलाएगा। क्रमागत विकास मैंने बता ही दिया वो कैसे, वो डेफिनेशन को सारा डिफाइन करके अपन आगे बात करते हैं। इसमें प्राणियों में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनके फलस्वरूप सरल प्राणियों से जटिल प्राणियों का निर्माण होता है। क्रमागत विकास का ही है ये दूसरी, कि सरल प्राणियों से, जैसे अमीबा है, एक कोशिकीय जीव है। अब इससे ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट कोई दूसरा जीव वो बन गया, जटिल जो जीव था वो बन गया। कुछ ना कुछ स्टेप बाय स्टेप चेंजेस हुए, उसमें आपको एनवायरमेंटल भी सारी चीजें उसके अंदर क्या थी, योगदान था सबका, तब जाके एक सरल जीव से एक मनुष्य की, सपोज दैट कोई सरल जीव है, एक कोशिकीय जीव है, उससे बहुकोशिकीय जीव बन रहा है। तो डायरेक्ट तो नहीं बनता, जो स्टेपें जो होती है उसी को क्या बोलेंगे? जैव विकास कहेंगे। तो जहां तक है ये शब्द आप सबका क्लियर हो जाएगा। टॉपिक को अपन बाद में एनालिसिस करेंगे, पहले शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए। इवोल्यूशन मतलब जैव विकास या क्रमागत विकास जिसको अपन कहते हैं, जीवों में होने वाले स्टेप बाय स्टेप जो डेवलपमेंट है उनको ही जैव विकास कहा जाता है। या सीधी बात करें तो सरल जीव से एक अधिक जटिल कोशिकीय जीव का निर्माण होना ही जैव विकास कहलाता है। फादर ऑफ इवोल्यूशन हर्बर्ट स्पेंसर। अब ये शब्द किसने दिया था और फादर कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर नामक के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले इवोल्यूशन टर्म के बारे में अपने को बताया था। इसकी मैंने आपको डेफिनेशन बताई दी है। आगे बात करते हैं जैव विकास व इसके
परिणामों के बारे में। अब ये तो मैंने कह दिया कि सरल जीव से एक कठिन जीव का निर्माण होता है या जटिल जीव का निर्माण होता है, या जीवों के अंदर होने वाले क्रमागत विकास को जैव विकास कहते हैं। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ठीक है जैव विकास आपने बता दिया ये चीज होती है इवोल्यूशन, इसके परिणाम क्या क्या है, इसका आप कोई ऑथेंटिक हमें वो दीजिए उदाहरण, तो उसके बारे में बात करते हैं अपन आगे। जैव विकास के परिणाम, तो इसमें जैव विकास के परिणामों, उसे यूजेनिक्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, पहले इस शब्द के बारे में पढ़ लेते हैं। जैव विकास के परिणाम, वर्गीकरण के परिणाम तुलनात्मक संरचनाओं से समजात और समवृत्ति अंग। एक आपने देखा होगा समजात और समवृत्ति अंग, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं इसका ही समजात और समवृत्ति अंग का। समजात अंग, और एक होता है समवृत्ति अंग। शब्द से आप देखना, आप खुद ही डिफाइन कर दोगे, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपकी जो न्यूटाइप आता है, पार्ट ए जो आता है, उसके अंदर आपके क्वेश्चन मिलेंगे, या जो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन आता है जिसमें आपको डेफिनेशन देनी होती है, उसमें छोटे क्वेश्चन में आपको डेफिनेट मिलेगा ही मिलेगा। और जहां तक मेरे को पता है 8th क्लास से ये चीजें आप पढ़ते आ रहे होंगे, फिर भी आपकी क्लियर नहीं होगी, क्योंकि अपन किस पे फोकस करते हैं, उसकी थ्योरी पे क्या लिखा हुआ है, ना कि उसके शब्द के मतलब पे। अपने को यहाँ पे किस पे करना, शब्द के मतलब पे। और आपके जो टॉपिक है वो ये फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बायोलॉजी के अंदर इवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स, ये एक लेक्चर की क्लास है। मैक्सिमम अपन 45 मिनट की जो क्लास होती है उसमें अधिकतम इस शब्द के बारे में कितना पढ़ सकते हैं, उतना ही उसी लेवल का क्वेश्चन आएगा, ज्यादा इसमें डीपली ना घुसे। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स है, बायोलॉजी का ये मैटर है क्लास है। तो बात करते हैं समजात और समवर्ती अंग। समजात, एक चीज देखना, सम का मतलब होता है समान। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में 6 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हो ना, हिंदी वैसे पढ़ा रहा हूँ, फिर भी आपके समझ में नहीं बैठे तो एक बार बताना। जात का मतलब अगर सीधा अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करें तो कास्ट, समान कास्ट का हो गया, ठीक है। तो समजात, अब समान कास्ट का इसका मतलब क्या, उसके पेरेंट्स, उसकी उत्पत्ति, उसके जो सारी चीजें हैं वो क्या होगी, समान होगी। जो उसके पहले की जो चीजें, पूर्वज उसके समान होंगे, उसमें सेम जीन होंगे, कुछ चीजें मिलती उलती होगी, अपने पेरेंटल जो मैटर्स है वो सेम होगा। तो इसकी डेफिनेशन बात करें अपन बुक की लैंग्वेज में, तो ऐसे अंग जिनके कार्य अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, कार्य अलग अलग होते हैं। ऐसे अंग जिनके कार्य अलग अलग होते हैं, पर उनकी उत्पत्ति व संरचना क्या होगी, समान होगी। ऐसे अंग जिनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं परंतु उनकी उत्पत्ति व संरचना समान होती है, वो क्या कहलाते हैं, समजात अंग। अब इसका उल्टा कर लो, समवृत्ति। वृत्ति का मतलब आप कार्य से ले सकते हैं वृक्ष से, ठीक है, और सम का मतलब आपको पता है ये समान। तो अपन इसको क्या कह सकते हैं कि ऐसे अंग जिनके कार्य तो समान समान है, जो कार्य थे उनके समान है बिल्कुल, और उनकी जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति व संरचना जो है उनकी, वो क्या है, भिन्न भिन्न है। डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, समवृत्ति अंग, ऐसे अंग जिनके कार्य समान होते हैं पर उत्पत्ति व संरचना भिन्न भिन्न होती है। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे सीधी सी, समजात अंगों क्या एग्जाम्पल की, एक मिनट कॉल, घोड़े के अग्र पैर व मनुष्य के हाथ। घोड़े के अग्र पैर व मनुष्य के हाथ। जो घोड़े के आगे वाले जो पैर होते हैं उनका काम क्या होता है, चलना, ठीक है, और अपने जो हाथ है उनका काम होता है, अपने जो और वर्क है चलने के लिए अपने पैर है। पर इन दोनों के कार्य क्या है, अलग अलग है। पर अगर बात करें इन उत्पत्ति और इनकी संरचना की, इनकी उत्पत्ति और संरचना की, तो इनमें सेम इसकी जो स्ट्रक्चर आप देखोगे, इनकी हड्डियों की वगैरह की सारी चीज इनकी देखोगे, अगर इसकी वर्क को छोड़ के अगर आप जो भी देखोगे इन फंडामेंट स्ट्रक्चर जो भी है, वो आपको क्या मिलेगी, समान मिलेगी। एक उदाहरण तो ये हो गया। दूसरा उदाहरण बात करते हैं पक्षी व चमगादड़ के पंख। पक्षी व चमगादड़ के पंख, चमगादड़ के पंख, ये तो हो गया समजात अंगों का। अब देखते हैं समवर्ती अंग जिनके कार्य समान समान है पर उत्पत्ति और संरचना बिल्कुल भिन्न भिन्न है, उनके देखते हैं। कीटों के पंख व पक्षियों के पंख, दोनों काम उड़ने का है, कीटों के पंख व पक्षियों के पंख।
दोनों काम उड़ने का है, पर अगर आप ज़्यादा डिफाइन के स्टडी करोगे थोड़ा सा डीपली, तो इनकी जो संरचना जो देखोगे आप, बनावट जो देखोगे, वो दोनों क्या है, भिन्न भिन्न हड्डियों से भिन्न भिन्न तरीके से बनावट हुई है, पर कार्य क्या उनके समान है। तो ये हो गया समवर्ती और समजात अंग। तो समवर्ती और समजात अंगों के बाद में इस जैव विकास के जो परिणाम अपन देख रहे हैं, उनके अंदर दूसरी चीज आती है अपसारिक जैव विकास और अभिसारिक जैव विकास। अपसारिक जैव विकास और अभिसारिक जैव विकास में अगर बात करें क्वेश्चन की बायोलॉजी के अंदर, तो सीधा सा आपके डिफाइन वाला आता है ना, अंतर वाला क्वेश्चन 4 नंबर का, उसमें भी आ जाता है, और सीधे जो परिभाषा है उसके अंदर भी ये आ जाता है। छोटे क्वेश्चन में आता ही आता है, और रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार आता है, फेवरेबल क्वेश्चन है, तो ये चीज ध्यान से देख के जाना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अपसारिक जैव विकास क्या होता है, समान जाति के जीवों को, क्या, जब समान जाति के जो जीव हैं, समान जाति के जीवों को लंबे समय तक, एक लंबी समय अवधि तक, अगर एक लंबे समय अवधि तक समान वातावरणीय परिस्थितियों में रखा जाए, विभिन्न वातावरणीय परिस्थितियों में रखा जाता है, तो क्या होता है, उनमें विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। समान जाति के जीवों को लंबे समय तक अलग अलग वातावरण परिस्थितियों में, जैसे सपोज दैट, इसका उदाहरण से समझते हैं सीधा, क्योंकि वहां पे थ्योरेटिकल पेपर है, आपको जितना इस शब्द के बारे में जितना ज्यादा याद रहेगा, आप उतना ज्यादा इसमें लिख पाओगे, और जितना अच्छा लिख के आओगे उतना अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। अपसारिक जैव विकास क्या होता है, दो समान जाति के जीव थे, ठीक है, सपोज दो राजस्थान के ही इंसान हैं, दो राजस्थान के ही लड़के हैं, ठीक है, जयपुर के सपोज दो लड़के हैं, एक को है ना अपन 20 साल के लिए जैसलमेर डाल देते हैं, और एक को 20 साल के लिए अपन का जम्मू कश्मीर डाल देते हैं। दोनों पे भिन्न भिन्न प्रकार की अलग अलग वातावरण परिस्थितियां हैं, और लंबे समय तक अगर वो वहां पे रहेंगे तो दोनों में क्या हो जाएगी, विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाएगी। जबकि थे क्या, समान जाति के, समान जगह के थे, वो कहाँ के थे, अपने जयपुर के, ठीक है, जयपुर के थे, और दोनों को अलग अलग जगह पर डाल दिया, और वो भी किसके लिए, लंबा समय अवधि 20 साल के लिए। एक को जैसलमेर जहाँ पे बिल्कुल तापमान अधिक है, गर्मियां पड़ती है, एक को अपन ने जम्मू कश्मीर डाल दिया जहाँ पे तापमान बिल्कुल लो है, बर्फ गिरती है। तो उनमें क्या होगा, विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाएगी। ये क्या चीज समझा रहा है, स्टेप बाय स्टेप हो रही है चीजें, जैव विकास के परिणाम पढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप रही है। एक जगह से निकले हुए थे, अलग अलग जगह रहने लगे बहुत लंबे टाइम तक, तो उनमें भी विभिन्नताएं उत्पन्न हो गई। समझा तो समवर्ती अंगों से भी यही चीज समझने की कोशिश की थी। अब इसका उल्टा कर लेते हैं, अभिसारिक जैव विकास। इसमें क्या होगा, अलग अलग जगह के इंसान थे, जैसे अपने भारत के अंदर नेपाल का भी रह रहा है कोई, और नागालैंड का भी रह रहा है, अलग अलग जगह से, दो जगह से इंसान रह रहे हैं, और उनको 20-20, 25-25 साल यहाँ पे हो गए रहते हैं। तो उनमें क्या समानताएं आ जाएंगी, कुछ उनकी बॉडी लैंग्वेज की ले लो, उनके बोलचाल की ले लो, उनकी लाइफ स्टाइल से ले लो, तो वो क्या कहलाएगा, अभिसारिक जैव विकास। इसको बुक की लैंग्वेज में बात करें अभिसारिक की, तो अलग अलग जातियों के जीवों को जब लंबे समय तक एक समान वातावरणीय दशाओं में रखने पर उनमें समानताएं उत्पन्न जाती है, ऐसे जैव विकास को क्या कहते हैं, अभिसारिक जैव विकास कहते हैं। अब बात करो वापस से इसमें इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं अपसारिक जैव विकास की। तो समान पूर्वजों से विभिन्न जातियों के विकास के लिए, समान पूर्वजों से, ये क्या काम में आता है, समान पूर्वजों से भिन्न भिन्न जातियों के लिए, जिनके पूर्वज जो समान है, पेरेंट्स जो हैं वो समान है, पर उनसे अपने को अलग अलग जातियां बनानी है, उसके लिए क्या करेंगे, उनको अलग अलग वातावरणीय परिस्थितियों में अपन छोड़ देंगे, तो उनमें विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाएगी। उसके लिए अपन इसका यूज कर रहे हैं। उदाहरण इसके देखते हैं, मानव, कबूतर व चमगादड़ आदि का अग्र पैर में ह्यूमस रेडियस एवं अल्ना पाई जाती है, परंतु इन सभी की अंगों की कार्यविधि अलग अलग होती है। क्या उदाहरण इसका, मानव, कबूतर और चमगादड़, मानव, कबूतर और चमगादड़ के जो है अग्रपाद, अगर पेड़ जो है उनमें ह्यूमस, जो इनकी हड्डियां वगैरह है वो अलग सेम है, पर इनके कार्य क्या भिन्न भिन्न है, तो वो किसका उदाहरण है, अपसारिक जैव विकास का। बात करते हैं अभिसारिक पक्षी व चमगादड़ के पंख, तो ये चीज हो गई। अब आगे देखते हैं इसमें अपसारी और अभिसारी विकास में अंतर आपको पूछता है। आपने नाम सुना होगा युगलीना, युगलीना, युगलीना क्या है, जंतु है, पादप जगत के बीच की योजक कड़ी है, जंतु व पादप जगत के बीच की योजक कड़ियां। ठीक है, युगलीना का अगर आप रिसर्च करोगे, इस पे स्टडी करोगे, तो आप इसको जीव भी कह सकते हो, ठीक है, एक, और प्लांट भी कह सकते हो। दोनों के बीच को जोड़ते जो है वो है योजक कड़ी है युगलीना। एक है आपके इसमें दिया हुआ है प्रोटोथीरिया, 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 ये भी योजक कड़ी है स्तनधारी व सर्पों के बीच की। जो स्तनधारी है, स्तनधारी व सर्पों के बीच की योजक कड़ी किसको कहा गया है, प्रोटोथीरिया को। और प्लांट और एनिमल
प्लांट और एनिमल के बीच की योजक कड़ी किसको कहा गया है? यूग्लिना को कहा गया है। नेक्स्ट, अब ये हमने जैव विकास के बारे में पढ़ रहे थे। एक आता है अवशेषी अंग, इसी टॉपिक के अंदर है। ये छोटे छोटे जो शब्द है, ये डेफिनेशन है, ये आपके छोटे क्वेश्चंस में आ जाती है। अवशेषी अंग किसे कहते हैं? शब्द से समझ में आ रहा है, जो इनके अवशेष अपने पास अभी बचे हैं वो अवशेषी अंग कहलाते हैं। ऐसे अंग जो हमारे पूर्वजों में सक्रिय व विकसित थे, परंतु बदलती वातावरणीय दशाओं से इनका धीरे धीरे कम हो गया, इनका महत्व धीरे धीरे कम हो गया है, और अब ये हमारे शरीर में एक अवशेषी रूप में, निष्क्रिय रूप में पड़े रहते हैं। जैसे अक्कलडाड आपने देखा होगा, नाम सुना अक्कलडाड। कर्णपल्लू की पेशियां, कान जो हिलते थे पहले आदिमानव वगैरह थे, तो उनमें अक्कलडाड भी पाई जाती थी। ठीक है, कर्ण पेशियां पाई जाती थी, शरीर पे पूरे पे बाल पाए जाते थे, पूंछ पाई जाती थी। उनको धीरे धीरे जब उन्होंने काम में नहीं लिया तो वो निकल गए, अवशेषी अंग कहलाते हैं ये अक्कलडाड वगैरह। बाकी अक्कलडाड का अभी भी अंश अपने पाया जाता है। अक्कलडाड, कर्णपल्लू पेशियां, शरीर पे रोम। फिर अब इसमें 3 चीज बताई थी मैंने, इसके जैव विकास के जो परिणाम थे उसमें तुलनात्मक भ्रौणिकी, तुलनात्मक भ्रौणिकी। इसके अंदर 2 चीज आती है तुलनात्मक भ्रौणिकी के अंदर, एक तो जीवाश्म और आनुवांशिकी, जीवाश्म और आनुवांशिकी। इनसे भी अपन देख सकते हैं कि इनके बारे में रिसर्च करके भी कैसे क्रमागत विकास हुआ उस चीज के बारे में इनसे भी पता लगाया जा सकता है। बाकी एक लेक्चर में अपने को क्लास करनी है तो इनके बारे में उतना ज्यादा खास दिया हो नहीं डिटेल्स में। आगे बात करते हैं जैव विकास के सिद्धांतों के बारे में, किसने जैव विकास के सिद्धांत दिए हैं। सबसे पहला आता है लेमार्कवाद। लेमार्कवाद, यह सिद्धांत डी लेमार्क ने 1809 में दिया था। किसने दिया था? डी लेमार्क। डी लेमार्क नाम का वैज्ञानिक था। कब दिया था? 1809 में। और क्या कहा इस सिद्धांत में उन्होंने? इस सिद्धांत को क्या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। उपार्जित लक्षणों की, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, सिद्धांत, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। कि जो अंग अधिक उपयोग में आते हैं वे अधिक विकसित हो जाते हैं, और जो कम उपयोग में आते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। डी लेमार्क ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम निकला लेमार्कवाद, और उसको दूसरा जो उसका नाम था वो था उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षण जो बाहरी एनवायरमेंटल से जो परिस्थितियां हैं उनके अंदर जो उपार्जित किए हैं, जन्म के बाद जो उसने अर्जित किए हैं किसी भी जीव ने, जो लक्षण उसकी बॉडी में चेंजेस समझ लो या उसकी लाइफस्टाइल में समझ लो, कहीं से भी जो चेंजेस हुए हैं उसमें जो लक्षण आए हैं बाहर से, उनकी वंशागति का सिद्धांत। तो उसने क्या कहा कि जिस अंग को अपन बॉडी पार्ट्स में ले लो या किसी में भी, जिस चीज को अपन ज्यादा काम में लेते हैं वो उतनी ज्यादा विकसित होगी, और जिसको नहीं ले रहे हैं वो क्या होगी? निष्क्रिय होती जाएगी। अवशेषी अंग इसी का उदाहरण है कि अक्कलडाड है या शरीर पे रोम है, कर्णपल्लव पेशियां, कान जो हिलते थे वो हमने यूज नहीं ली उनकी, तो वो क्या अवशेषी अंगों में बदल गई। जिन चीजों को हमने अधिक यूज किया वो अधिक क्या हो गई? विकसित हो गई, अधिक डेवलप हो गई, अधिक स्तर पे काम करने लग गई। उदाहरण सीधा सा आप ये समझो, प्रेजेंट में सब इंस्टाग्राम रील्स आप देखते हो, किसी रील को अगर आप लाइक कर दिया आपने या शेयर कर दिया या सेव कर लिया, तो आपको फिर क्या करेगा? इंस्टाग्राम उसके रिकमेंडेड वही चीजें सजेस्ट करेगा, उससे संबंधित चीजें सजेस्ट करने लग जाएगा। मतलब वो जो कंटेंट आपने किया है लाइक, सेम वैसा कंटेंट आपको ज्यादा शो करने लगेगा, और जिसको आपने डिसलाइक कर दिया या और कुछ रिपोर्ट वगैरह कर दिया तो वैसा कंटेंट आपको कम दिखाएगा। तो वो सेम है, लेमार्कवाद ने दिया था वो सिद्धांत, डी लेमार्क 1809। इसका दूसरा नाम है, ये महत्वपूर्ण चीज है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? डी लेमार्क ने दिया था 1809 में। इसके उदाहरण की सीधी सी बात करें तो जिराफ की अगली टांगे व गर्दन। आपने देखा होगा जिराफ की जो अगली टांगे है वो बड़ी होती है मुकाबले पिछली टांगों के, और गर्दन भी बड़ी होती है। ये इसका पीछे भी एक स्टोरी है। वो क्या है कि जब पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई, सारे जीव थे, ठीक है, ये जो घास फूस खाने वाले जीव हुए, तो ये नीचे का जब सारी घास और पेड़ पौधे जो है वो खत्म हो गए, तो जिराफ जो था वो भूख के मारे ऊपर की टहनियों को खाने के लिए कोशिश करने लगा। इससे क्या हुआ? इसकी गर्दन बढ़ गई, इसने अधिक काम में लिया भाई गर्दन को, और नीचे जो पैर थे आगे वाले पैर उनको उठा उठा के ये ऐसे खाने की कोशिश किया, तो इसने इन चीजों का अधिक यूज किया, तो ये अधिक विकसित हो गए, उपार्जित लक्षणों की वंशागति में आ गया। सर्पों के पैरों का विलुप्त होना, सर्प जो है वो पैरों से नहीं चलते थे, रेंग रेंग के चलने लगे, तो धीरे धीरे उनके पैर ही खत्म हो गए, और वो जो रेंगने वाली क्षमता थी उसमें वो क्या हुए? अधिक डेवलप हो गई उनके अंदर।
तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति डी लेमार्क ने दिया था, 1809 में दिया था। लेमार्कवाद भी इसको अपन कहते हैं। जैव विकास के सिद्धांत के परिणाम अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। फिर इसकी जो आलोचना की वो की बिजमैन ने। अभी देखो कोई अच्छा काम कर रहा है या कोई सिद्धांत देगा तो किसी को वो नहीं लगता कि इसने क्यों कर दिया, तो उसने इसमें कुछ कमी खोजी। वो किसने खोजी थी? बिजमैन। बिजमैन एक वैज्ञानिक था, उन्होंने इसके अंदर इसकी आलोचना की या इसकी हानि बताई, इसकी कमी बताई। और कौन सा सिद्धांत दिया? जनन द्रव्य की निरंतरता का। जनन द्रव्य की निरंतरता। जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया था? बिजमैन ने दिया था। और किसके अपोजिट में दिया था? किसकी आलोचना के लिए दिया था? डी लेमार्क का जो उपार्जित लक्षणों की वंशागति या लेमार्कवाद सिद्धांत है उसके। उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत क्या था कि जो लक्षण आप बाहर से अर्जित करोगे या जिस अंक को ज्यादा लोगे वो अधिक विकसित हो जाएगा, और जिसको कम यूज कर रहे हो वो धीरे धीरे निष्क्रिय होता जाएगा। उसके बाद में सेकेंड जो सिद्धांत आता है अपना डार्विन का आता है, बहुत ही फेमस, और 12th में आपने पढ़ा भी होगा, आपके 12th बायो में है ये चीज, डार्विन का सिद्धांत, डार्विनवाद। डार्विनवाद इसने दिया था चार्ल्स डार्विन। पूरा नाम क्या था इसने? चार्ल्स डार्विन। इसकी भी स्टोरी आपने 12th की बुक में पढ़ी होगी चार्ल्स डार्विन की, कि ये एक जहाज में, बीगल नामक जो जहाज था उसमें बैठ के गया, जो फिंचे थी उसके ऊपर इसने रिसर्च किया, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। अपने को उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे अपना एक लेक्चर की क्लास थी, बिल्कुल शॉर्ट में अपने को इनका पता होना चाहिए कि कौन कौन से अपने सिद्धांत है जिनके थ्रू अपन इसकी स्टडी कर सकते हैं, इवोल्यूशन एंड यूजेनेसिक्स की। तो डार्विनवाद, चार्ल्स डार्विन 1809 से 1822 तक, 1809 से 1822 तक इन्होंने इसमें रिसर्च किया, सर्वेक्षण किया। HMS बीगल जहाज में बैठकर गैलोपैगस द्वीप, डार्विन की जो फिंचे हैं उसके ऊपर इन्होंने जैव विकास का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ये क्या है? डार्विन की बुक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। उसके अंदर इसके बारे में इसने लिखा और बताया। डार्विन ने ब्रिटिश सरकार के बीगल नामक जहाज पर विश्व सर्वेक्षण किया हुआ। डार्विन का सिद्धांत निम्न तथ्यों पर आधारित है जो जीवों में प्रचुर संतति की क्षमता रखते हैं। किसके आधार पर इसने ये सिद्धांत दिया? जो जीव संतति, प्रचुर मात्रा में संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, प्रचुर संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। संतुलित आबादी, जीवन संघर्ष, जीवन संघर्ष, संतुलित आबादी, अंतरजातीय संघर्ष, वातावरणीय संघर्ष, अंतरजातीय संघर्ष, वातावरणीय संघर्ष। इसको योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत भी बोलते हैं। शब्द से समझ में आ जाएगा आपको, योग्यतम की उत्तरजीविता। इसका मतलब ये फिंचे से रिलेटेड करना उसको, डार्विन की जो फिंचे थी, योग्यतम की उत्तरजीविता, जो योग्य है इस इतना संघर्ष, वातावरणीय संघर्ष वो आपका ले रहा है और अंतरजातीय संघर्ष जो है वो आपका ले रहा है। इन दोनों के ऊपर से निकल जाएगा जो सर्वाइवल करेगा, जो बेस्ट होगा, योग्यतम। योग्य का मतलब क्या है? जो सबसे कैपेबल है, जो सबसे योग्य है, वो ही जीवित रहेगा और वो ही आगे सर्वाइवल कर पाएगा, अपने आप को अस्तित्व रख पाएगा इस वातावरण में। ये जो पर्यावरण है, जो सृष्टि है, इसकी जितनी भी जो स्पर्धाएं चल रही है उन सबको पार करके उनमें जो सबसे योग्य होगा वही जीवित रह पाएगा। ये डार्विन का सिद्धांत है। इसको डार्विनवाद या योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत भी कहा जाता है। योग्य जन की उत्तरजीविता का सिद्धांत या वातावरण के अनुकूल नई जातियों का उद्भव यही है। इसकी आलोचना किसने की थी? अब ये देखना, आलोचना उसकी तो किसने की थी? बिजमैन ने की थी आलोचना। इसकी आलोचना, डार्विन जनन तथा दैहिक कोशिकाओं और जननिक व कायिक विभिन्नताओं में भेद नहीं कर पाया था। डार्विन जनन कोशिकाओं और दैहिक कोशिकाओं में, दो कोशिकाएं होती है, कायिक कोशिकाएं और जननिक कोशिकाएं। कायिक कोशिकाएं जो शरीर का निर्माण करती हैं और जननिक कोशिकाएं जो एक नए जीव के निर्माण के लिए या प्रजनन के लिए उसमें महत्वपूर्ण होती है, उनको बोलते हैं जनन कोशिकाएं। और कायिक कोशिकाएं जो अपनी बॉडी पार्ट्स जो बनाती है या अपना शरीर, कायिक शरीर का निर्माण करती है, उसमें इसने डिफरेंट नहीं कर पाया था। किसने? डार्विन ने। तो ये आपका जो इवोल्यूशन है उसके बारे में हो गया। अब बात करते हैं आपके यूजेनिक्स जो है, इसमें टर्म एक और है यूजेनिक्स, उसकी।
इसमें चौथा और पांचवा दोनों टॉपिक आपके समथिंग हो रहे हैं कवर। ठीक है, टोटल 12 टॉपिक से जो बच रहे हैं वो भी अपन बहुत जल्द करेंगे। यूजेनिक्स, यूजेनिक्स। अब यहाँ पे 3 आपके टेक्निकल वर्ड्स आएंगे, उनका आप ध्यान रखना। यूजेनिक्स को हिंदी में बात करते हैं तो बोलते हैं सृजनकी, सृजननिकी। ठीक है, सृजननिकी। यूजेनिक्स फादर कौन था इसका? फ्रांसीसी गाल्टन। किसने दिया था ये शब्द, किसने बताया था? सर फ्रांसीसी गाल्टन, फ्रांसीसी गाल्टन। और उसके बारे में किसने बताया था इवोल्यूशन? हर्बर्ट स्पेंसर। किसने बताया था? हर्बर्ट स्पेंसर। ये दोनों चीज आप याद रखोगे। अब यूजेनिक्स क्या होता है? व्यावहारिक आनुवांशिकी की वह शाखा, डेफिनेशन बता देता हूं मैं। व्यावहारिक आनुवांशिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकी के सिद्धांत, जो जेनेटिक्स की अपने पास जितनी भी टर्मोलॉजी है, जो सिद्धांत है, जो थ्योरीज है, जो ज्ञान है, उसके आधार पे व्यावहारिक आनुवांशिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकी के सिद्धांतों की सहायता से मानव की भावी पीढ़ियों के लक्षणों को नियंत्रित करके मानव की नस्लों में सुधार किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सृजनकी। जेनेटिक्स की सहायता से क्या करते हैं? आनुवांशिकी की सहायता से कोई भी मनुष्य है उसको और अधिक इम्प्रूव करने के लिए, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, उसको और अधिक डेवलप करने के लिए, और अधिक कौशल बनाने के लिए जितने भी जो भी आनुवंशिकी की अपने पास ज्ञान है, टेक्निकल्स है, उनका यूज करके उसमें अच्छे जीनों को डालना। ठीक है, और प्रभावी जीनों को डालना जो अप्रभावी है, जैसे कलर हो गया, किसी का कलर हो गया, हाइट हो गई किसी मनुष्य की, तो जिसकी अच्छी हाइट है उसको आगे की पीढ़ियों में स्थानांतरित कर दिया, उसका कलर भी फेयर था उसको आगे कर दिया, बालों का कलर है ब्लैक वो कर दिया। कुछ उसमें कमियां थी, सपोज हाइट कम थी तो उस जीन को वहीं पे अप्रभावी करके उसमें अच्छा जीन डालना। ये सारा मतलब एक मानव को, जो मनुष्य है उसको और अधिक इंप्रूव करना, और अधिक विकसित करना, किसकी सहायता से? आनुवंशिकी जो अपने पास विधियां हैं, जो लैब्स हैं, जो जेनेटिक्स है, जीनोम है, जीनों का ट्रांसफर करते हैं, वो चीजें हैं, उन सब की सहायता से क्या करते हैं? उसको और अधिक विकसित बनाते हैं और अधिक उन्नत बनाते हैं, उसको बोलते हैं यूजेनिक्स। और इसका फादर है सर फ्रांसीसी गाल्टन ने इसके बारे में सर्वप्रथम बताया था। सीधी सी बात हम बात करें, इसको एक शब्द में डिफाइन करें यूजेनिक्स को, तो होता है मॉडिफिकेशन ऑफ जीन। मॉडिफिकेशन ऑफ जीन, जो अपने जीन्स हैं, जीन्स हैं जो लक्षणों को नियंत्रित करते हैं अपने बॉडी में, जीन्स जो हैं उनका मॉडिफिकेशन करना। और मॉडिफिकेशन किस वे में? पॉजिटिव वे में। जो अच्छे जीन्स हैं उनको आगे स्थानांतरित करना, और जो खराब जीन है जो अपने लिए यूजफुल ही नहीं है उनको यहीं पे स्टॉपेज करना। वो क्या कहलाएगा? यूजेनिक्स। सर फ्रांसीसी गाल्टन ने इसके बारे में बताया था। अब नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड शब्द है एक और आएगा। देखो इसमें एक चीज देखना, समझ में आएगी आपके, छोटी सी चीज बता देता हूं मैं। एक है यूथेनिक्स। यूथेनिक्स हिंदी में लिखें इसको यूथेनिक्स। ऊपर मैंने बताया आपको यूजेनिक्स, यूजेनिक्स। ठीक है, इसमें तो क्या पढ़ रहे हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ जीन्स। और यूथेनिक्स में क्या होता है ये चीज देखना। यूथेनिक्स, यूथेनिक्स मनुष्य की जीवन शैली में सुधार करना। मनुष्य की जीवन शैली में सुधार करना क्या कहलाता है? यूथेनिक्स कहलाता है। अब जीवन शैली में कैसे? लाइक अपन एग्जांपल की बात करें तो उसकी शिक्षा, एजुकेशन को सुधार के, उसके न्यूट्रिएंट्स, उसके पोषण, उसके भोजन को सुधार के, प्लस उसके रहने का जो स्तर है, रहने का स्तर, इन सब चीजों को सुधार के मनुष्य की जीवन शैली में जो सुधार करते हैं, बाहर के जो सुधार थे, बाहर की चीजें, इसमें क्या कर रहे थे? यूजेनिक्स के अंदर क्या कर रहे थे अपन? मॉडिफिकेशन ऑफ जीन्स। जीन्स की सहायता से एक मनुष्य को इंप्रूव कर रहे थे अपन, एक मानव को और अधिक प्रगतिशील बना रहे थे, और अधिक विकसित कर रहे थे, और अधिक डेवलप कर रहे थे, और उन्नति बना रहे थे उसको। जबकि यूथेनिक्स में क्या है? उसकी जीवन शैली को सुधार के अपन उसको और अधिक कौशल बनाए। जीवन शैली में सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है उसके रहने का स्तर, खा पी क्या रहा है वो, जो उसका पोषण है, न्यूट्रिएंट्स है, उस लेवल को बढ़ा के, उसका एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधार के। तो आपके ये चौथा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे दोनों टर्म्स प्लस जो सिद्धांत है वो सारी चीजें कंप्लीट होती है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। बायोकेमिस्ट्री क्लासेस रेगुलर हो रही है, और बहुत जल्द आपको पूरी मैथ की क्लास का कंप्लीट जो आपका मैथ है उसका फ्री ऑफ कॉस्ट
संपूर्ण जो कंटेंट है वो मिल जाएगा। वो बहुत जल्दी हम अनाउंस करने वाले हैं और आपको मैं लिंक्स वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसको जितना ज़्यादा हो सके देखें। मैथ कोई भी ब्रेक ना ले, क्योंकि फिर 4 साल तक आपकी ये लफड़ा रह जाता है डिग्री में, कहीं ना कहीं ये आपको दिक्कत करती है, मानो चाहे ना मानो, क्योंकि हम भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट रहे हैं। ऐसा नहीं कि ठीक है 10th के बाद डायरेक्ट कुछ हमें ये चीज़ें समझ में आ गई। जिस स्टेज पे आप वहाँ से निकले हैं, सारा कुछ फील किया है, इन चीज़ों को बहुत नज़दीक से, सुनी सुनाई नहीं है, खुद ने सेमेस्टर दिए हैं, पढ़े हैं। तो मैथ का कंटेंट आपको बहुत अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट, लेक्चर बाय लेक्चर, विद पूरा 101% सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करते हुए प्रीवियस ईयर के पेपर आपको सोल्व आउट करवाएंगे। और जो पासिंग मार्क्स वाला है वो आपको 3 या 4 क्लास में जो मैट्रिक्स वगैरह आपके टॉपिक में वो मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सारा उसको देखेंगे, समझेंगे और आपके जीवन में उतारेंगे, और डिग्री आप 4 साल की को 4 साल में लेके जाएंगे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।